ये स्टार्ट करते हैं। हमें बताना है आज कंपोनेंट्स ऑफ डोमेस्टिक इनकम एंड नेशनल इनकम, और ये अपने न्यूमेरिकल्स में पहले भी कर दिया था। देखो हमें कंपोनेंट्स बताने हैं किसके, डोमेस्टिक इनकम के, और कौन से मेथड से, इनकम मेथड से। ठीक है, आपको याद है आपने किया था डोमेस्टिक इनकम इनकम मेथड से। इनकम मेथड में क्या क्या नाम आए थे डोमेस्टिक इनकम में, याद करो। देखो उसमें नाम आए थे, एक तो आया था कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज का मतलब होता है कि जो लोग किसी कंपनी में या किसी ऑफिस के अंदर जॉब करते हैं तो बदले में उनके एम्प्लॉयर से उनको जो पेमेंट मिलता है। और इसके तीन पार्ट थे। एक तो था वेजेस एंड सैलरीज इन कैश, मतलब जो कैश पेमेंट मिलती है मंथली बेसिस पे या वीकली बेसिस पे भी हो सकती है ये। इसमें कौन कौन से नाम आते थे, बेसिक सैलरी, डियरनेस अलाउंस, सिटी कंपेंसेटरी अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, है ना, मतलब जितने भी अलाउंसेस थे। और दूसरा आता था कंपेंसेशन इन काइंड। कंपेंसेशन इन काइंड का मतलब होता था एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को कैश के अलावा कुछ फ्री फैसिलिटीज देता है। जैसे एम्प्लॉय को फ्री में रहने के लिए एकोमोडेशन प्रोवाइड कर दी या फ्री फूड प्रोवाइड कर दिया। तो कहने को ये फ्री है, एक्चुअली में फ्री नहीं है। एक्चुअली में तो एम्प्लॉय ने वर्क किया है, उसके बदले में उसे कैश के साथ साथ कुछ और चीज़ें भी मिल रही है। क्लियर है, इतना आप रीड कर लीजिए। और कंपेंसेशन एम्प्लॉय का थर्ड पार्ट था एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स। इसका मतलब क्या था कि एम्प्लॉयर वेरियस वेलफेयर स्कीम्स जो कि एम्प्लॉय के वेलफेयर के लिए होती है उनमें पैसा इकट्ठा करता रहता है, जैसे कि जनरल प्रोविडेंट फंड, पेंशन फंड, लाइफ इंश्योरेंस, कैजुअलिटी इंश्योरेंस एक्सेट्रा। और ये पैसा जो इकट्ठा होता है, एक्यूमुलेट होता है, ये एम्प्लॉय को अभी नहीं मिलता, एम्प्लॉय को रिटायरमेंट के बाद मिलता है। और अगर सर्विस पीरियड में ही एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के फैमिली मेंबर्स को ये सारा पैसा दे देता है। क्लियर। अच्छा, इनकम मेथड में आपने पढ़ा था, दूसरा कंपोनेंट था डोमेस्टिक इनकम में ऑपरेटिंग सरप्लस, जिसको इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी भी कहा जाता है। ठीक है ना। और इसमें कौन कौन से नाम थे, रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। इस पेज को भी धीरे धीरे से रीड कर लो। आप कर रहे हो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, एक तो रेंट हो गया, दूसरा इंटरेस्ट, और थर्ड प्रॉफिट। और प्रॉफिट का आपको ध्यान होगा, तीन पार्ट थे प्रॉफिट के। प्रॉफिट का फर्स्ट पार्ट गवर्नमेंट को दिया जाता है जिसे कहा जाता है कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स। और प्रॉफिट का ही दूसरा हिस्सा कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को दे देती है जिसे कहा जाता है डिविडेंड या डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। और प्रॉफिट का थर्ड पार्ट कंपनी अपने खुद के पास रख लेती है अपने फ्यूचर एक्सपेंशन के लिए, जिसे कहा जाता है रिटेन्ड अर्निंग या अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट या कॉर्पोरेट सेविंग। इनकम मेथड में एक और कंपोनेंट हमने पढ़ा था, वो था मिक्स्ड इनकम, जिसका दूसरा नाम इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड भी होता है। और इसका मतलब होता है बहुत सारे लोग अपना कोई छोटा मोटा शॉप खोलते हैं या ऑफिस खोलते हैं या कोई छोटी मोटी फैक्ट्री खोलती है और मेहनत करते हैं और इनकम अर्न करते हैं, मतलब जो सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हैं। ठीक है ना, ये भी इनकम का एक कंपोनेंट था इनकम मेथड से। और नेक्स्ट कंपोनेंट था इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ ओन अकाउंट प्रोडक्शन एंड इम्प्यूटेड रेंट ऑफ ऑनर ऑक्यूपाइड हाउस, है ना, मतलब प्रोडक्शन किया और मार्केट में ना बेच के सेल्फ कंजम्पशन कर लिया, या ओनर अपने मकान में खुद ही रहता है, अपने हाउस में खुद रहता है, तो उसका जो रीजनेबल रेंट बनता है वो भी इनकम मेथड का एक कंपोनेंट था। हाँ, एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, ये जो फिफ्थ पॉइंट है ना, ये आपको नहीं करना, आप अपने नोट्स के अंदर भी उसको काट दो। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये वाला क्वेश्चन आपको काट देना है, ठीक है। देखो अगर क्वेश्चन आ जाता है कि कंपोनेंट ऑफ नेशनल इनकम बताओ क्या होगा इनकम मेथड से, तो आप कौन सा लिखोगे। डोमेस्टिक इनकम के जो कंपोनेंट्स आपने लिखे हैं ना वो तो सारे लिखोगे लिखोगे,
यानी कि कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, ऑपरेटिंग सरप्लस, मिक्स्ड इनकम, imputed rent of self occupied house and imputed value of production for self consumption। ये तो लिखना ही लिखना है, लेकिन क्योंकि नेशनल इनकम के कंपोनेंट्स पूछे गए हैं इनकम मेथड से, तो एक और एक्स्ट्रा कंपोनेंट लिख दोगे, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। आपको याद होगा कि नेशनल इनकम में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड भी प्लस होता है। क्लियर है? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब हमें जीडीपी के कंपोनेंट्स बताने हैं और एक्सपेंडिचर फेज से, मतलब एक्सपेंडिचर मेथड में जीडीपी में किन किन चीज़ों को इंक्लूड किया जाता है। आप याद करो जब आपने न्यूमेरिकल्स किए थे तो एक्सपेंडिचर मेथड में दो मेन कंपोनेंट थे, एक था फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और दूसरा था इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, है ना। उसी को हमें डिटेल में बताना है। तो एक्सपेंडिचर मेथड में जीडीपी एट एमपी के फर्स्ट कंपोनेंट है फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, और फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के भी तीन पार्ट थे, एक हाउस होल्ड फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, सेकेंड पब्लिक फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड थर्ड फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑफ एनपीओ, यानी कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस का फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। रीड करिए इसको ध्यान से, ये रीड कर लीजिए। हमने किया था ना फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के तीन पार्ट थे, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इसका मतलब है हाउस होल्ड जो अपनी ज़रूरतों के लिए पैसे खर्च करते हैं करंट कंजम्पशन के लिए, जैसे सिंगल यूज गुड्स होते हैं लाइक फूड, मिल्क, या कोई सेमी ड्यूरेबल गुड्स होते हैं। सेमी ड्यूरेबल का मतलब जो एक बार से ज़्यादा समय तक यूज़ किए जा सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा लॉन्ग पीरियड तक नहीं, जैसे कि शूज़, गारमेंट्स। और तीसरा आता था इसमें ड्यूरेबल यूज कंज्यूमर गुड्स। ड्यूरेबल यूज कंज्यूमर गुड्स का मतलब होता है वो गुड्स जो कंज्यूमर नॉर्मली एक साल से ज़्यादा टाइम तक यूज़ कर सकता है, जैसे कि टेलीविज़न सेट्स, फर्नीचर, मोटर कार, ठीक है। और इसमें एक और भी आता है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में, वो होता है सर्विसेज ऑफ डॉक्टर्स, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, ये सब भी तो कंज्यूम करते हैं हाउस होल्ड्स, ठीक है। और दूसरा आता है जनरल गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। जनरल गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का मतलब है गवर्नमेंट ने जो पैसे खर्च करके सामान खरीदा और नीडी पर्सन्स को फ्री में प्रोवाइड कर दिया। मतलब कंजम्पशन तो लोगों ने किया, पीपल ने किया, लेकिन फाइनेंशियल बर्डन क्योंकि गवर्नमेंट पे पड़ा है, इसलिए इसे फाइनेंस पॉइंट ऑफ व्यू से पब्लिक फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कहा जाता है। और थर्ड पार्ट आता था फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, है ना। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जो चैरिटेबल पर्पस के लिए काम करते हैं। बहुत सारे बुक्स, फर्नीचर नहीं बल्कि मेडिसिन, फूड परचेज करते हैं और नीडी पीपल को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर देते हैं। क्लियर? अच्छा, एक्सपेंडिचर मेथड में एक साइड तो हो गया हमारा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, और एक्सपेंडिचर में दूसरा पार्ट क्या था हमारा, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर का दूसरा नाम ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन भी होता है। और अब जानते हो कि इन्वेस्टमेंट दो जगह किया जा सकता है, या तो विद इन कंट्री या फिर कंट्री से बाहर। और विद इन कंट्री जो इन्वेस्टमेंट किया जाता है उसे कहा जाता है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है। और विद इन कंट्री से इन्वेस्टमेंट किया गया, ये फर्दर दो तरीके का इन्वेस्टमेंट हो सकता है, या तो फिक्स एसेट्स में और या फिर स्टॉक में, ठीक है। और जो कंट्री से बाहर इन्वेस्टमेंट किया जाता है उसे हम बोलते हैं नेट एक्सपोर्ट। रीड कर लीजिए, इतना रीड कर लो। ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन मीन्स जो फिक्स एसेट्स में इन्वेस्ट किया गया लॉन्ग टर्म यूज के लिए, जैसे कि कंस्ट्रक्शन कराई गई, हाउस, रोड्स, बिल्डिंग्स, मशीन्स, ये तो लॉन्ग टर्म का यूज होते हैं ना। और दूसरा इन्वेस्टमेंट जो विद इन कंट्री होता है उसे बोलते हैं चेंज इन इन्वेंट्री, जैसे रॉ मटेरियल, सेमी फिनिश्ड गुड्स या फिनिश्ड गुड्स में जो पैसा इन्वेस्ट किया जाता है। और दूसरा पार्ट था इन्वेस्टमेंट का नेट एक्सपोर्ट।
जिसका मतलब है एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स।